हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको खबरें पहुंचा रहा है और देश में जो कुछ हो रहा है वो भी हम इंटरव्यूज के जरिए, क्योंकि एक इंसान सब चीजें एक साथ नहीं कर सकता। मैं इंटरनेशनल खबरों को कवर करने के साथ साथ जब देश में होने वाली घटनाएं होती हैं तो मैं किसी की मदद लेता हूं। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं निकाल सकता। तो अविनाश काकड़े जी से आज हम बात कर रहे हैं। हर मंडे को हमारी उनसे बात होती है। इस बार वो दिल्ली में है। उनका बेटा है, दिल्ली में रहता है, वकील है। आते हैं और कुछ सियासी एक्टिविटीज भी रहती हैं, कुछ लोगों से मुलाकातें रहती हैं, तो कभी कभी दिल्ली भी आना होता है। लेकिन स्टूडियो किसी वजह से नहीं आ सके, इसलिए हम आज भी स्काइप पर हम बात कर रहे हैं। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। बहुत ही एक्टिव हैं, बेबाक हैं, अपनी बात बहुत मजबूती से रखते हैं। अविनाश काकड़े जी ने पिछले हफ्ते एक बात बताई थी जो मैच कर रही है कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात से। अविनाश जी ने बताया था कि ये 7 जो मरहलों में, 7 फेजेस में जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, कब कब मोदी जी क्या क्या करेंगे। वो हिंदू मुसलमान पे आ गए, फिर वो रोएंगे, आखिर में 7वें उस पर झोला उठा करके चले जाएंगे। तो ये इस किस्म की बात कही थी। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब वो आप इस बात का इंतजार करें कि मोदी जी स्टेज पर रो पड़ेंगे, उनके आंसू आ जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ होने वाला है इस इलेक्शन के आखिर में, क्या नतीजा निकलेगा, हम तो अभी कुछ भी नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। अविनाश काकड़े जी, आपको क्या कुछ लग रहा है? अब तक के जो इशारे मिल रहे हैं, 2 मरहलों के 2 फेजेस के पोलिंग हो चुकी है। सूरत में एक तरफा अपने आदमी को जिता दिया गया है। खबर मेरठ से है कि जो रामायण के राम हैं वो वो मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। क्या कुछ है, जरा थोड़ा सा बताइए कि बीजेपी का क्या हाल है, इलेक्शन का क्या हाल है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, मैंने आपको बताया था जो कि पहले चरण में 400 पाल भूल जाएंगे, हम्म। भूल गए। हम्म। दूसरे चरण में हिंदू मुस्लिम भूलेंगे, मगर हम्म। उनके डीएनए में हिंदू मुस्लिम है, उसके बिना उनको भाषण ही नहीं दे सकते। हाँ। तो थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा सा बोल रहे हैं। तीसरे इसमें गाली गलौज करेंगे। गाली गलौज पहले ही कर चुके हो, हम्म। जितनी करना था उतनी कर ली, अभी भी चल ही रहा है उनका कि ये हिंदू राजाओं के प्रति ऐसे थे और नवाबों के प्रति वैसे थे। नवाब तो चले गए थे सारे पाकिस्तान में। हम्म। हमारे यहाँ तो सामान्य जनता रही थी ना मुसलमानों की, जी जी। नवाब तो है नहीं। जी। जूनागढ़ से लेके तो सारे नवाब जितने थे, बड़े बड़े नवाब, वो तो सब चले गए थे पाकिस्तान। हम्म। अब ये कहाँ से नवाब ढूंढ के लाए? क्योंकि एक एक आदमी बोलता है कि वो बनारस वाला सरकास्टिक इसमें बोलता है कि सच्चा पठान का बच्चा तो मुसलमान यही है, मोदी है। ये हम्म। जिस तरीके से हरकतें करते हैं तो समझ में आता है कि सच्चे पठान के बच्चे यही है। 6 बच्चे, 6 भाइयों बहनों के ये है, एक जी तीसरे चौथे नंबर के। तो जी अगर जी। ये 2 वाला पॉलिसी होती तो ये कहाँ रहते हैं? तो ये जो बात है कि फिर रोने लगेंगे, चौथे चरण में आने वाला था। मुझे लगता है कि जमीन इतने तेजी से खिसक रही है कि अब समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कोई टापू डूबता है ना, तो टापू डूबता है तो पानी आने की एक अवधि होती है कि इतने दिन में यहाँ तक पानी आएगा, इतने दिन में। मगर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा तेज़ी से पानी आने लगता है। मेरे ख्याल से इनके नाव में तेज़ी से पानी आने लग गया है। इसलिए अरुण गोविल जो नकली राम है, हम्म। रामायण के नकली राम है, उन्होंने बोला कि जब अपने ही लोग गद्दारी कर रहे हैं, अपने ही लोग धोखा दे रहे हैं, मेरे नहीं पता कौन गद्दारी कर रहा है और कौन धोखा दे रहा है। क्या शाह जी गद्दारी कर रहे हैं? क्या मोदी जी गद्दारी कर रहे हैं? क्या योगी जी गद्दारी कर रहे हैं? क्योंकि लोकल के लोगों में गद्दारी करने से तो कुछ नहीं होता है। तो गद्दारी कौन कर रहा है? ये अगर और साफ बता देते वो तो अच्छी बात होती। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि रामत्व जागा है उनमें। हम्म। कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, उनमें राम का तत्व जागा है, क्योंकि राम के रोल में वो जी रहे थे। तो वो अपने बीवी के साथ में 26 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है और ऐसे लोगों पर, मतलब बीजेपी पर, मैं आँख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकता। तो सच्चे राम को जिन्होंने लाया था उसको हम लाने की बात कर रहे हैं। मतलब राम तो बीजेपी ने पैदा किया था।
और ये बीजेपी ने पैदा किया राम, वो तो हमारा राम नहीं है। हमारे राम को पैदा करने की किसी की औकात नहीं है। वो हमारे राम जो है वो हमारे भगवान है। वो हमको सुरक्षा देते, हमको पैदा करते। तो इन्होंने जो बोला था, मुझे लगता है बीजेपी के बारे में इन्होंने बोला कि जब अपने लोग गद्दारी करते हैं तो बीजेपी के लोग कौन है? 2 ही लोग हैं, हम्म, हम 2 और हमारे 2। हम्म, तो हमारे 2 ने भी गद्दारी किया होगा और हम 2 ने भी किया होगा। मेरे हिसाब से तो उनका ये है, इसलिए वो 27 अप्रैल को अपनी पत्नी श्रीलेखा के साथ में मुंबई में पलायन कर गए और किसी कार्यकर्ता से ना बात किए। कार्यकर्ता जब घर में पहुँचे तो समझ में आ गया, कल ही निकल दिए। तो हम्म। ये जो हालत है, ये क्या समझाती है कि इनका दाना-पानी खत्म हो गया। इनकी बात खत्म अच्छा हो अच्छा गई। अच्छा, मेरठ में वोटिंग तो हो चुकी। क्या वोटिंग वाले दिन से पहले ही भाग गए थे वो? मोदी की सभा होने के बाद भाग गए। मोदी की सभा होने के बाद भाग। अच्छा अच्छा, मैं एक बात और सोचता हूं। देखिए, कोई अगर अपनी जीत देख रहा हो किसी भी तरह से, तो वो जीतने वाला आदमी नहीं भागता। वो ये सोचता है कि जरा ठहरो, हो सकता है कुछ हाथ लगी जाए। आपको क्या लगता है, क्या वो हार देख करके भागे, या वो अंदर से पॉलिटिशियन है ही नहीं इसलिए वो भाग गए? क्योंकि पॉलिटिक्स में अंदर अंदर तो क्या क्या गड़बड़ होती है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। शायद आपको भी काफी कुछ मालूम होगा। तो वो हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से भाग गए हो। देखो आपको एक बात बता देता हूँ, 40% तो कांग्रेसी है, हम्म, हम्म, 20% एक्टर है। हम्म, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी से लेके जितने एक्टर है इन्होंने, हम्म, निरूहा निरूहा, मनोज तिवारी, ये कौन है? ये हम्म, सब कलाकार है। इनको चेहरे चाहिए और वो भी चेहरे ऐसे चाहिए जिनके भेजे में दिमाग ना हो। हम्म, हम्म, यही तो गिनती करते ना ये। ताली बजाओ, थाली बजाओ, बत्ती जलाओ, ये करो, वो करो, ये क्या गिनती थी? मूर्खों की गिनती थी। हम्म, जो मूर्खों की बाराखड़ी इन्होंने प्रसिद्ध कर दिया है, पब्लिश कर दी है। मूर्खों की बाराखड़ी मूर्ख से लेके मंगलसूत्र तक आ गई है। बाकी हम्म, आपको पता है, पिछले वक्त में बता चुका हूँ कि ये मूर्खों की बाराखड़ी कितनी बड़ी है। मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। 10 अक्षर कंप्लीट हो गए, मुझे 26 अक्षर पूरे कंप्लीट कर लेना है। बाद हम्म, में फिर एक बार आपको मौ की बाराखड़ी बताऊंगा। मगर हम्म, आपको एक बात बता देता हूँ, बीजेपी के कुछ लोगों से जब राजस्थान में मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारी 10-12 सीटें आ सकती है। हम्म, 25 में 10-12 सीटें, क्योंकि वहां मोदी का चेहरा भी नहीं चल रहा है और गुर्जर, जाट, राजपूत, मीना सब जातीय विरोध में आ गई है। पूरी की पूरी जातियां। ये चुनाव बीजेपी वर्सेस भारत की जनता, इसमें हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस कोई लड़ नहीं रही है। मैं सही बताता हूँ। हम्म, कांग्रेस को अगर पूछो कितने तुम्हारे सर्वे में दिए तो 60 बोलने में भी सांस लग जाती उनकी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो बताया था पहले इनके इलेक्शन के, जो 2014 में बताया था कि कांग्रेस 50 से अंदर आने वाली है। हम्म, मैंने आपके चैनल पे मध्य क्या बोलते बिहार का समीक्षा किया था और समीक्षा जितनी किया था उतनी ही आए थे। हम्म, मैंने बोला था 90 से 95 के बीच में इसके आएंगे, उसके आएंगे। जितनी पार्टियों के बोले थे वो कांग्रेस से लेके सबके उतनी ही आए थे। मैं हम्म, इस वक्त आपको बता देता हूँ कि बीजेपी 200 से अंदर आ रही है और ये हम्म, डरते डरते बता रहा हूँ। हम्म। ज्यादा बोल दूं तो हाँ, माने वो राहुल गांधी तो 150 की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी तो बीजेपी के 150 के अंदर रहने की बात कह रहे मगर उनके लोग सांस फूल रही है 60 बताते वक्त। मैं बता रहा हूँ कि 125 से ऊपर आएंगे। हैं। इनके जो लोग हैं सांसद जीतेंगे 125 से ऊपर। ये भी डरते डरते बता रहा हूँ, और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका कारण ये है कि इनके अपने लोग ये बोल रहे हैं कि जहां 2-3 लाख वोटों से हम जीते थे, वो भी सीटें अभी हारने की कगार पर खड़ी हो गई। आप बात को समझो हम्म, कि जहां ये जीते हैं, बुरी तरीके से जीते हैं, वो 3 लाख से ऊपर की मार्जिन से, 2 लाख की ऊपर की मार्जिन से वो भी सीटें हारने की कगार पर है। और ये एलन मस्क को समझ में आ गया था। इसलिए एलन मस्क भारत के आने के बजाय चाइना चला गया। यहाँ बोला दिसंबर में आओगा, उनको लगा कि जब सेटल्ड हो जाएगा यहाँ तो हम यहाँ आएंगे। बात समझे? तो जी जी। ये विचित्र जो माहौल चल रहा है, इसमें अभी एक और उपद्रव दिया है आदरणीय मोहन भागवत जी ने। उन्होंने बोला है कि हम संविधान का सुरक्षा करते हैं और आरक्षण का हमारा कोई विरोध नहीं है। जो सामूहिक आरक्षण मिलता है वो आते रहेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब जनगणना को आपका विरोध है तो आरक्षण की क्या बात है भाई? हम्म,
आप जातिगत जनगणना जब होने नहीं दे रहे तो जातियों को आरक्षण कैसे दोगे आप? और आप बोल रहे हैं कि आरक्षण से समाज पिछड़ता है, जनगणना से समाज टूटता है। ऐसे आपके मुखारविंद से बड़े-बड़े वाक्य आते हैं। महिलाओं को पढ़ाने से समाज फैमिली व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए। महिला तो चौकी और चूल्हे में ही रहना चाहिए और बच्चे में रहना चाहिए। ये आपके वचन है, ये आपके वचन है। अपने जाति के हिसाब अपने कर्म जिसने करना चाहिए, इसलिए इसके कारण हमारा देश सोने की चिड़िया होगा। मतलब किसी दलित के बच्चे ने बड़ा व्यवसाय नहीं करना चाहिए, कोई व्यापार व्यवसाय नहीं करना चाहिए। ये जो मामले हैं, इनके दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है, इनके गोलवलकर ने उस जमाने में कहा था कि नपुंसकपात ब्राह्मणों से हर एक का पहला बच्चा पैदा होना चाहिए, क्योंकि हमको नस्ल सुधारना है। तो अब ये नस्ल इनकी सुधारने की ये आ गई, नौबत आ गई, क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी लड़कियां होगी, ज्यादा से ज्यादा 60% लड़कियां जब भागती है तो मुस्लिमों के साथ में भागी है ब्राह्मणों की। तो आप लोग तो दामाद हो सब उनके। अच्छा अच्छा, मैं एक चीज पे और आना चाहता हूँ, आपकी बात बीच में रोक करके। राजस्थान में आपने बताया क्या हाल है, 25 में से हो सकता है 12 के आसपास सीटें आए, खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं। हरियाणा से भी खबर है कि वहां पंचायतें हो रही हैं बीजेपी के खिलाफ। वहां क्या कुछ है? वहां चीफ मिनिस्टर बदला था पिछले दिनों, खट्टर साहब को अलग हटा करके, शायद मोदी जी कुछ ज्यादा सीटें हासिल करना चाह रहे थे। वहां कुछ क्या कुछ है? क्योंकि ये वो स्टेट्स हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जहां किसान आंदोलन हुआ था बहुत बड़े पैमाने पर। अब क्या सूरत हाल है? देखो, सूरत हाल ये है कि वहां खाप पंचायत हो रही है। आपको मालूम है खापों का प्रभाव क्या है? और खाप पंचायत फोगट के बजरंग फोगट के नियंत्रण इसमें हुई, अध्यक्षता में हुई। और उसमें जितने जाटों के खाप थे सबके अध्यक्ष सम्मिलित हुए और उन्होंने एक स्वर में, आपने देखा होगा कि यहाँ जब दंगल हुई थी हरियाणा में, उस वक्त भी एक खाप पंचायत इकट्ठी हुई थी और बोला था ये नफरत में हम शामिल नहीं है। बीजेपी ने बहुत प्रयास किया था कि ये नफरत में जाट शामिल हो जाए, क्योंकि बहुसंख्यांक और लठेत जाति है, मतलब किसान जाति है तो लठ है हमारे पास में। तो ऐसी जाति है ने बता दिया था कि हम आपके नफरत में नहीं है। अब ये खाप पंचायत ने बता दिया कि बीजेपी और जेजेपी जो बीजेपी के साथ में थी, उनके साथ में हम नहीं है, हम इनका बहिष्कार करते हैं। और ये अब तब बोला है जब रैली होने वाली है, मतलब रैली अभी शुरू होने वाली है और उस वक्त भाजपा का बहिष्कार किया है, जजपा का बहिष्कार किया है। ये सारे खाप पंचायतों ने एक स्वर में बहिष्कार किया है। और इसका मतलब ये होता है कि अब कोई भी जाट बीजेपी को वोट नहीं देगा, जेजेपी को वोट नहीं देगा, जाट तो नहीं देगा। तो बाकी के जो लोग हैं, मीना है, गुर्जर है, यादव है, उन्होंने सब ने इनको बता दिया है कि अब भाई आपको वोट नहीं देंगे, इसलिए घबराई हुई है बीजेपी। मैं एक वाकया याद दिलाता हूं। कुछ महीने पहले नूह जो दिल्ली के नजदीक है, वहां एक फसाद कराने की कोशिश की गई थी, हिंदू मुसलमान कराने की। उसके बाद नजदीक के गांवों में जो पंचायत हुई, खाप पंचायत, बहुत ही एक साहब ने, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने खाप पंचायत में खड़े होकर अपने साथ एक मुसलमान को खड़ा किया और ऐलान किया, ये रहा मुसलमान, अगर किसी में हिम्मत हो तो हाथ लगा के देखे। तो ये किसान, जाट, ये इतनी मजबूती से नफरत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, यानी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो इस बार तो लगता है कि कुछ बड़ा ही सब कुछ होने वाला है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? बिल्कुल, मैं इससे ज्यादा सोचता हूँ, इससे ज्यादा सोचता हूँ कि ये बर्बादी की कगार पर खड़ा है इनका संगठन और ये लोग, क्योंकि इनके लठेत तो हम ही लोग थे ना, किसान जाति है, इनकी लठेत थी। अब हमने लठ थामने से मना कर दिया है। आपको एक बात बता देता हूँ, ये तेली लोग ऐसा समझते थे कि मोदी हमारा आदमी है, और मैं आपको बता देता हूँ कि 70% तेलियों ने इस वक्त कांग्रेस को वोट दिया है। और ये मेरे मेरे जो वार्तालाप हुआ, बात हुई, उसके ऊपर आधार पर मैं बोल रहा हूँ। मैं भक्तों को नहीं बोल रहा हूँ, भक्तों को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो भक्त है वो तो है, वो तो रहेंगे, वो हर पार्टी के भक्त है, कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, कोई तेजस्वी यादव का है, कोई अखिलेश यादव का है, सबके भक्त अपने होते हैं। भक्त का मतलब है कि उनको अंध भक्त है, उनको कोई आकलन वाकलन करना नहीं है, उनको कोई समझना नहीं है। 500 रुपए का
पेट्रोल डीजल भी खरीद लेंगे, 4,000 रुपए का सिलेंडर भी खरीद लेंगे, मोदी को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हिंदुत्व बचाना है ना? तो ये जो जुनून होता है, दिमाग में ये जुनून भर दिया जाता है। ऐसे जुनूनी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच में अपना परिवार चलाते हैं, जिनको महँगाई की मार झेलनी पड़ रही है, जिनके बच्चे बेरोज़गार हैं, जिनको अपने स्वास्थ्य सुविधा के लिए अपनी ज़मीनें, खेतें और सोना बेचना पड़ रहा है, उनका सारा छीना जा रहा है। तो ऐसे लोगों की आँखें खुलना शुरू हो गया कि ये बकवास करते हैं, ये बवाल करते हैं, हाँ, ये मोदी धर्म मोदी के जी नाम पे मोदी जी तो मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो हिंदू औरतों से जो है वो सोना, उनके जेवर, उनका मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। सारी जो प्रॉपर्टी आपकी है वो छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। ज्यादा बच्चे देखो पैदा करने वालों को दे देंगे। सच और हमारे सेठ मोदी जी का कोई सामान्य बराबर ये नहीं है, सामने ही नहीं है कोई। उनका इनका 36 का आंकड़ा है दोनों का। इन्होंने जो बताया था, ये फिगर जो बताते हैं, बहुपत्नी तो जाने 6 क्या बोलते हैं उसको, 3 बीबियां और 4 बीबियां और 36 बच्चे, ये जो हाँ। इनका फिगर है, उसमें मैं बता देता हूँ बहुपत्नीत्व मतलब पॉलीगैमी में मुस्लिमों का फिगर है 5.7% और हिंदू में 5.8%, बुद्धिस्टों में 7.9% और आदिवासियों में 15.25%। ये 61 का फिगर है और ये जनगणना के आंकड़े से फिगर है। 76 में एक फिगर आया था कि मुस्लिमों में 5.6 है, हिंदू में 5.8 है और ये संदर्भ है गोखले इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया एक ये क्या बोलते हैं उसको, ये है सर्वे उसका सर्वे। संदर्भ है। उसके बाद में 2006 में और एक नीचे आ गया कि जबकि एजुकेशन परसेंटेज हमारा अच्छा होने लग गया, हमारी थोड़ी सुविधा बढ़ने लग गई, तो ये बोल रहे हैं कि हिंदू में 1.7%, मुस्लिमों में 2.5%, ईसाइयों में 2.1%, इतना ही पॉलीगमी का रेट बढ़ा है, बचा है। तो ये जो बताते हैं कि हिंदुओं के इसको दे दिए जाएंगे, मुस्लिमों को उसके दे दिए जाएंगे, इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि ये सर्वे कराने वाली और आपके मंगलसूत्र उनको दे देने वाली है। मैंने पिछले वक्त भी इसमें बोला था, ये झूठ बोलने में मतलब अब ढूंढना पड़ेगा, भविष्य में हमारे यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि मोदी जी सच कितना बोलते हैं। हाँ, ये आधे रिसर्च इस पर होनी आपके चाहिए कि सच मोदी होगा। जी सच भी बोलते हैं कभी या बस झूठ ही बोलते हैं। ये बहुत ही अहम है। अच्छा, मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है? मणिपुर से जो खबरें हैं या वेस्ट बंगाल से, उन खबरों पर भी थोड़ा नजर रखने की जरूरत है। क्या कुछ है? ममता बनर्जी ने कोई नया कोई स्टेटमेंट दिया है जो शायद जिससे बीजेपी वालों में कोई बेचैनी है? देखो ममता बनर्जी ने कहा कि संदेश खाली में हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। अब जो हथियार मिलने वाले हैं वो केंद्रीय जो ये एजेंसियां है उसके अधिकारी रखेंगे। मतलब हम्म, सीधा सीधा केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाया, मतलब सीधा आरोप है मोदी और शाह पर। हम्म, हम्म, और ये आरोप नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक जो फाइंडिंग किया, वहां सर्च किया, उसमें कुछ नहीं मिला। मगर मणिपुर में लगातार हमले हो रहे, सीआरपीएफ का जवान मारे गए कल 2, हम्म, एक नागरिक मारा गया। वहां डबल इंजन की सरकार है, मोदी शाह का अधिकारी सब बैठे हुए हैं, मतलब वो दूसरा इंजन जो है वो डिफंक किया हुआ है, पूरा इंजन यही चल रहा है, बड़ा इंजन वहां काम कर रहा है और उसमें बरामदगी की कोई चर्चा नहीं, कोई हथियार बरामद नहीं हो रहे, कोई टेररिस्ट बरामद नहीं हो रहे, कुछ भी बरामदगी की नहीं, उसकी चर्चा भी नहीं करती है दोनों। हम्म। मतलब ना बोलना, जिंदे इशू को, जो जलने वाले इशू है उस पे खामोश रहना, ये झूठ है कि नहीं है? जी, ये किसी बात ये देखिए एक्सेप्शन देखिए नहीं देखिए बोलेंगे। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो वहां वॉशिंगटन पोस्ट हर महीने की 20 तारीख के आसपास गिनवाता था कि अब इतने हजार झूठ बोल चुका है ट्रंप। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ कोई वो मीडिया उस तरह से नहीं रहा जो मोदी जी के झूठ गिनवा सकता। मतलब इसके एक भी बात नहीं बोलेंगे कि 60 रुपए की डीजल पेट्रोल वाला जो टैक्स ये है उसको हम कितने में बेच रहे, 180% टैक्स लगा रहे, 3 गुना टैक्स लगा के हमको बेच रहे। उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे कि ये टैक्स क्यों लगा रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरीके से पैसा जा रहा है। और इनके संविधान बचाने वाले भाषण पर और उनके बोलने पर कि संविधान बचाएंगे, भागवत भी संविधान बचाएंगे, मोदी शाह भी। और संविधान की हालत यह है कि इनका कोड
केजरीवाल को बोलते हैं सत्ता का मोह है। मुझे लगता है जिस कोर्ट ने ये बोला है वो अगला सीएम का उम्मीदवार होगा बीजेपी का। सच में आपको जैसा वेस्ट बंगाल में दिखाई दिया, गोगोई दिखाई दिए, वेस्ट बंगाल में भट्टाचार्य वो दिखाई दिया ना आपको, भट्टाचार्य बैनर्जी है, कौन है पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं याद। वो बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को कहीं लेना देना ही नहीं है। अरे इनको तो किसी से लेना देना नहीं है, हम दो और हमारे दो के सिवा और किसी को लेना देना नहीं है। ये कोर्ट को नहीं दिखा, कोर्ट बोलता है केजरीवाल को कोई लेना देना नहीं है और केजरीवाल खाली अपनी चिंता करते हैं। ये किसकी चिंता कर रहे हैं? अडानी की और अंबानी की। या तो ज्यादा से ज्यादा 22 लोग हैं जिनको 70% प्रॉपर्टी इस देश की ट्रांसफर कर दिया, जिनकी कमाई पर बिल्कुल थोड़ा सा भी आंच नहीं आने देते, उनकी बात है। दिल्ली के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, क्यों भाई? क्या हो गया? स्कूल नहीं जा पा रहे, क्या कर दिया? और ये कोर्ट बोल रहा है, कोर्ट का काम है दिल्ली के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कैसे देख लिया? कोर्ट ने कैसा देख लिया? और आपका तो क्या मतलब है? आपकी जिसकी सरकार, जिसके आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, वो तो मंदिर भेजना चाहते हैं सबको, मंदिर का घंटा बजाने के लिए। तो स्कूल जाने का क्या मतलब है? दिल्ली के 2 लाख बच्चों के पास किताबें नहीं है, यह कब पता चला? अभी एग्जाम का ये महीना है, अभी इस महीने में एग्जाम होती है, मार्च अप्रैल मई में एग्जाम होती है। अब पता चला उनको इलेक्शन चुनाव देख के। और ये चुनावी इसमें जैसे जजमेंट वो उन्होंने दिया था, वेस्ट बंगाल के जज ने दिया था, करीबन करीबन 12-15 जजमेंट है जो ममता बनर्जी के विरोध में दिया था और तुरंत बीजेपी में शामिल हो गया। तो ये कब शामिल होते हैं इनका मैं देखना चाहता हूँ। दिल्ली के बच्चे, उन्होंने ये बोला कि दिल्ली के बच्चे टीन के शेड में पढ़ने को मजबूर है। मुझे नहीं पता कि कहाँ इनको टीन के शेड दिखाई दिए। गुजरात में इतने दिन से कितने के स्कूल बने, इन्होंने तो स्कूल बेचने का यानी एक ये लगा दिया, जुनून सवार हो गया इनके। हमारे खाली महाराष्ट्र में 65,000 स्कूल बेच दिए इन्होंने। बताइए, ये दिल्ली में भी हो रहा है, ये दिल्ली में भी हुआ है। दिल्ली में भी जब एमसीडी बीजेपी के पास थी, बहुत से स्कूल बिकने की खबरें आ रही थी, चूंकि वो प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट करना है जो उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो ये तो हर तरह से संवैधानिक व्यवस्था की पूरी ऐसी तैसी कर दिए। मतलब गलती मोदी जी करते हैं और नोटिस नड्डा जी को जाता है। नहीं साहब, आपने शायद वो वीडियो देखा हो, वो है तो कहने के लिए मजाक ही। एक आदमी है जो सबको खामोश कर रहा है, तो उनका दोस्त आके कहता है क्यों सबको चुप कर रहे हो? कहने का नहीं, उधर वो इलेक्शन कमीशन जो है वो चारपाई डाल के सो रहा है, उसे जागने नहीं दे रहा, जागने नहीं देना जब तक इलेक्शन हो। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का इमेज बन रहा है। इधर आपको आखिर में जाते जाते बताना चाहता हूँ कि वोट प्रतिशत कितना गिर गया है। वोटिंग कैसे नहीं हो रहा है? पहले तो 18 से लेके 25 तक के करीबन करीबन 50% बच्चे वोट नहीं देने जा रहे। 25% बच्चों ने अपना एनरोल ही नहीं कराया। ये बात बहुत गंभीर है कि जो बच्चे ढोते थे, हिंदुत्व को ढोते थे, उसके बारे में बोलते थे कि हमारी जान चली जाए चलेगा, कि राम का ये करना है, हिंदुत्व का वो करना है, वो 50% बच्चे वोट डालने नहीं गए। 25% उस एज के बच्चों ने अपना नाम एनरोल नहीं किया। महिलाओं का परसेंटेज बहुत तेजी से गिरा है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में महिलाओं ने जिताया था लाडली बहन योजना में। अब ये हालत है कि उत्तर प्रदेश में -6.90%, ये 19 और 24 की तुलना कर रहा हूं मैं लोकसभा की, तो 6.90%, बिहार में 3.60%, बंगाल में -4.50%, असम में -0.50%, छत्तीसगढ़ में 1.20% ये प्लस है, कर्नाटक में 2.56%, महाराष्ट्र में -30%, मणिपुर में -2.10%, जम्मू कश्मीर में +0.10%, केरल में -6.80%, त्रिपुरा में -3.24%, मध्य प्रदेश में -41% और राजस्थान में माइनस है 12%। बहुत बड़ी तादाद होती है जो लोग वोट नहीं डाल रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों को लोकतंत्र, जो मौजूदा लोकतंत्र जिस तरह से चल रहा है,
उस पर शायद भरोसा कम हो रहा है। ये बहुत ही खतरनाक रुझान है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट करना चाहिए है। उससे ज्यादा और महत्वपूर्ण है कि जिसके लिए नागपुर जाके रहे थे रात भर मोदी जी, उन्होंने ये बताया था कि हमारा लोग वोट नहीं दे रहे, जो हमारे एरिया है वहां वोट नहीं पड़ रहा है, हमारी लोग हमसे क्या निराश है। क्या 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 नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जी जी नागपुर की बात कर रहा हूं मैं कि जहां ये समझाने गए थे कि हमारे लोग हमको वोट नहीं दे रहे, क्योंकि नागपुर में नितिन गडकरी थे, तो नितिन गडकरी के लिए भागवत ने एक आदेश पारित कर दिया था कि अपने लोगों को घूमना चाहिए, वोट देना चाहिए। तो गडकरी के लिए मात्र वोट पड़े होंगे, मगर बाकी हमारे अन्य जिलों में वोट नहीं पड़े। मैं वही तो बता रहा हूँ कि वहां का जो कमिटेड बीजेपी का वोटर था तेली समाज का, उन्होंने भी 70% लोगों ने वोट नहीं दिया। हाँ, तो बड़ी तब्दीली का इशारा है और एक तरह की बददिली भी है कि जब रोज झूठ बोला जाएगा, किस झूठ पर यकीन करें। मीडिया बिक चुका, गोदी मीडिया बन चुका, सवाल नहीं करता, महंगाई और बेरोजगारी अपने उरूज पर है। तो ऐसी हालत में विश्वास कमजोर होता है आम लोगों का। लेकिन बहरहाल मैं हम फिर एक भी आखिर में जाते जाते एक बात बता देना चाहता हूँ कि किसको अधिक बच्चे थे। हाँ, स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर 14 भाई बहन थे। प्रखर विद्वान भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी 14 बच्चे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 7 भाई बहन थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं 5 भाई बहनों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी जी 6 भाई बहनों में से एक है। उसके बाद में मोदी के चाचा नरसिंह दास जी के 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन है। 6 बहनों के बाद ये 7वां नंबर लगा था। 8वां लगता तो क्या होता मालूम नहीं। पटना साहिब के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 7 भाई बहन है। तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव 10 भाई बहन है। राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी 7 भाई बहन है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के 6 बच्चे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के भी 8 बच्चे। अब मुझे बताओ रोहिंग्या कौन है, अतिरेकी कौन है, बच्चे पैदा करने वाला कौन है, अधिक बच्चे पैदा करके यहाँ आतंकवाद फैलाने वाला कौन है? इसकी समीक्षा अगर मोदी जी करे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, अगर अगर इस तरह की राजनीति करके पूरे देश को बेचने वाला एक भी पैदा हो जाए तो देश के लिए एक बोझ बन जाता है। ये बात मोदी जी को समझने की जरूरत है। एक हो चाहे वो क्वालिटी का हो, 10 हो, लेकिन वो देश के लिए कुछ कर रहे हो। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक बड़ी तादाद में बच्चों की तालीम से उन्हें दूर रखा जाता है, यानी देश की तरक्की को रोका जाता है। तो देश की तरक्की को रोकने वाले लोग कैसे हमदर्द हो सकते हैं? ये बहरहाल देखने वाली बात है। इस इलेक्शन में तब्दीली होगी ऐसा लगता है, यकीन आ रहा है। आने वाला वक्त बताएगा। कोई कोई बात आखिर में अगर कुछ कहना चाहें तो अविनाश जी। मैं सब किसान जातियों से, किसान भाइयों से आग्रह करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जनगणना को विरोध इन्होंने किया, आपके आरक्षण का विरोध इन्होंने किया, आपको एमएसपी देने का विरोध इन्होंने किया, आपके उन्नति का विरोध इन्होंने किया, आपको गरीबी से बाहर निकालने के बारे में विरोध इन्होंने किया। 8 लाख रुपए वाला शहरी आदमी और 4 एकड़ वाला ग्रामीण आदमी इन्होंने समान समझा। 4 एकड़ से ज्यादा खेती है तो उसको ईडब्ल्यूएस में इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। ये लोगों को कौन लोग है ये, इसको ढूंढो। ये मुसलमानों ने नहीं किया विरोध। मुसलमानों ने आपके आरक्षण का विरोध नहीं किया, ना मुसलमानों ने आपकी शिक्षा का विरोध किया, ना स्वास्थ्य का विरोध किया, ना आपके उन्नति का विरोध किया। ये झूठ बोलते हैं ना कि जो मुस्लिमों का ओबीसी से आरक्षण जो दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। नहीं, देवेगौड़ा जी ने दिया था 1995 में। 1995 में देवेगौड़ा जी जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त दिया था। ये कांग्रेस के नाम से क्यों थोपते? और आप अगर नहीं देना था तो 95 के बाद में इतने साल आपकी सरकार रही, वो भी रहे 6 साढ़े 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी, आप तो 10 साल से हो, आपने हटाया क्यों नहीं? जी। तो ये सब कुछ दूसरे के सर पे डाल देना और अपने आप कुछ ना करना, और अगर करना भी तो देश की तबाही के लिए काम करना,
देश को बेच देना, ये सब करने के बाद भी किस मुंह से वोट मांग रहे हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है और हर एक को समझना चाहिए। जो अविनाश जी ने बताया कि किन-किन चीज़ों में आपको नुकसान पहुँचाया है, उसे याद रखें और वोट ज़्यादा से ज़्यादा करें। कम वोट करना कोई इलाज नहीं है, बेहतर तरीका यही है कि मजबूत करें देश की डेमोक्रेसी को और संविधान को बचाने का काम करें। बहुत-बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।